स्क्रीन विजिबल है? ओके, वेरी गुड। स्क्रीन विजिबल है? Yes. Yes. In last lecture, we end up with the plasma membrane components of the cells, main components of the cells, which are plasma membrane, nucleus, and cytoplasm. Okay, next देखते हैं इससे डिटेल्स में कंपोनेंट को। एक सेल को समझने के लिए जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी अगर हम लोग डिश बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं या कोई भी क्राफ्ट बना रहे हो आप, स्कूल के किसी साइंस एग्जीबिशन में आप कुछ बना रहे हो, तो यू नो समथिंग, यू वांट समथिंग क्लियर। आपको कुछ नॉलेज होगा, आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी जिनको आप असेंबल करोगे, देन फाइनली यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर वॉट एवर यू वांट। ठीक है, तो सिंपली एक सेल जो स्ट्रक्चर है जिसको आप सेल बोलते हो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उस सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्लियर। और कंपोनेंट्स की बात करें तो देखो, प्रोकैरियोट्स में भी कंपोनेंट्स होंगे एंड यूकैरियोटिक सेल में भी कंपोनेंट्स होंगे। प्रोकैरियोट के भी कंपोनेंट होंगे एंड यूकैरियोट के भी कंपोनेंट होंगे, लेकिन जब हम कंपोनेंट बोलते हैं तो हम फोकस किस पे करते हैं? यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि वी नो कि ये ज्यादा इवॉल्व है, more evolved, more structured, clear, and more accuracy of functional function because of functional division, because of division of labor। ये सब चीजें हम लोग इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं, क्लियर बेटा। इन्हीं को अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, कुछ कुछ चीजें इनके पॉइंट देखेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट। In this image, this is an animal cell and their component are written down in left and right portion. Clear? So you might be aware about mitochondria, Golgi apparatus, nucleolus, nucleus, centriole, lysosome. This is the feature of animal cell. ये आपको प्लांट सेल में नहीं दिखेगा, ठीक है। प्रेजेंट इन, देखो मेरे शॉर्ट सिंबल जरा कहीं नोट कर लो, ऐसे में लिखूंगी तो वो प्रेजेंट होगा, ऐसे में लिखूंगी तो वो एब्सेंट होगा, ठीक है। तो बॉदर मत करना कि क्या मैम लिख रही है, प्रेजेंट, ठीक है, एंड दिस इज एब्सेंट। तो प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सेंट्रियोल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, माइक्रोट्यूब्यूल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक, गोल्जी वेसिकल एंड पिनोसाइटिक वेसिकल। इस तरीके से यू कैन सी हियर कि देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स मेंशन्ड। ओके बेटा, अब देखते हैं इनकी थ्योरी क्या कह रही है। ऑर्गन इज अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, एग्री। ऑर्गन कैसे बनेगा? मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, टिश्यू को फॉर्म करेंगे एंड टिश्यू एग्रीगेट होके ऑर्गन को फॉर्म करेंगे एंड ऑर्गन्स आर हेट्रो, ठीक है, दे आर हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप्स के सेल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ऑर्गन इज मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, और हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, जस्ट लाइक लंग्स का अपना फंक्शन है, हार्ट का अपना फंक्शन है, क्लियर। ऑर्गेनल, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ऑर्गन और ऑर्गेनल में डिफरेंस होता है, ठीक है। ऑर्गन जिस तरीके से आपकी बॉडी के लिए स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, उसी तरीके से यू कैन से एक सेल का ऑर्गन है ऑर्गेनल। एक सेल को इफ यू कंसीडर अ सेल एज अ बॉडी, एज एन ऑर्गेनिज्म, कंसीडर मतलब बस सोचना है, लिखना नहीं है कभी ये सब चीज, ठीक है। कंसीडर करें अगर हम सेल को एक पूरी होल बॉडी की तरह, तो ऑर्गन जैसे हमारा लंग्स, ठीक है, हमारे हार्ट, क्लियर, हमारा स्टमक, इस तरीके के वर्क कर रहे हैं, तो उसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके पास लाइसोसोम है, जो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन की तरह वर्क कर रहे हैं। तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ऑर्गेनल आर द पार्ट ऑफ अ सेल
एक सेल के पार्ट है ऑर्गेनेल, is a part of a cell that performs a specific function. Again I repeat, organ is a multicellular structure that performs a specific function for an organism. यहाँ पे लिख लेना थोड़ा, ठीक है, किसके लिए कर रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक, फॉर सेल, सेल का नाम आया है यहाँ पे. तो ऑर्गेनेल इज अ पार्ट ऑफ अ सेल दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शंस, and organ is a group of tissue, yeah, you can say group of cells which result in a particular structure according to their specific function. Clear है बेटा? Now राइबोसोम, बिना इसके प्रोटीन नहीं हो सकता है, बिना इसके प्रोटीन फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता है, और बिना प्रोटीन के फॉर्मेशन के न एक सिंगल सेल चल सकती है, न एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर चल सकता है, ठीक है, ना सिंगल सेल फंक्शन कर सकती है, ना मल्टी सेलुलर फंक्शन कर सकता है. क्लियर? तो राइबोसोम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल. अब आपको इसके लिए एक फीचर ध्यान में रखना है कि राइबोसोम जो है साइज के अकॉर्डिंग, साइज का सेल डिफरेंट डिफरेंट साइज की बात की थी, सेल साइज, ओके, उसी तरीके से वहां पे तुमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया का सेल साइज दिया हुआ है. दैट इज नॉट सेल, दैट इज ऑर्गेनल. माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल है, तो उसी तरीके से आप साइज को भी मेंशन करते हो. क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुका है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुआ है तो हम बहुत माइन्यूट लेवल पे ऑर्गेनल की भी स्ट्रक्चर कंपोजिशन की स्टडी हो चुकी है, ठीक है. दैट्स वाई हमें साइज मेंशन करना पड़ता है या उसके बारे में कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन. तो राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल. प्लास्टिड, यू नो प्लास्टिड, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, क्रोमोप्लास्ट आता है, एंड ल्यूकोप्लास्ट आता है. एक सिंपल सी चीज बताते हैं बेटा आपको, दीज आर एक्चुअली पिगमेंट, ठीक है, पिगमेंट. ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट होगा. क्लियर? कलरलेस है, बायोलॉजी में कलरलेस का मतलब पानी नहीं होता है, ठीक है, बायोलॉजी में कलरलेस का मतलब है डल व्हाइट, ठीक है, क्रीमिश कलर. तो कहीं पे भी ये आपको आएगा कलरलेस, इट मीन्स कि वो ऑफ वाइट टाइप का, ऑफ वाइट लिख लो ज्यादा अच्छा है, ऑफ वाइट क्रीमिश कलर का अपीयरेंस उसका होगा, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट. इसके अलावा आपने जितने संसार में कलर देख रखे हैं ना फ्रूट और वेजिटेबल के, वो सब कहाँ आ जाते हैं आपके, एक्सेप्ट ग्रीन एंड ऑफ वाइट. वो सब आपके कहाँ आ गए बेटा, क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, तो दीज आर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. यस बेटा, ग्रीन कलर पिगमेंट मतलब क्लोरोप्लास्ट. तो जनरली हम प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट में कंफ्यूजन हो, मतलब इनको हम भूल जाते हैं कि दे आर ऑल्सो प्लास्टिड, यही याद रहता है हमें. तो दे आर ग्रीन प्लास्टिड, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर के अपीयरेंस वाले. अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं. पोटैटो देखा है सबने, पोटैटो तो सभी ने देखा होगा. पोटैटो जो आप सब्जी में यूज करते हो, पोटैटो वो क्या है, वो ल्यूकोप्लास्ट है. लेकिन जब वो खेतों में रहता है, वो कच्चा रहता है, तो वो ग्रीन कलर का होता है. क्लियर? क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में आ जाता है. टोमेटो देखा आपने, टोमेटो, टोमेटो भी स्टार्टिंग में ग्रीन कलर का होता है, एंड जब वो मैच्योर होता है तो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो देयर इज ऑल्सो कन्वर्जन टेक्स प्लेस. ठीक है, बाकी बातें करेंगे अपन डिटेल लेक्चर में. नाउ यहाँ पे देखते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल राइबोसोम. प्लास्टिड्स आर द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन प्लांट सेल. मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. वो लार्ज सेल ऑर्गेनल होंगे प्लांट सेल के अंदर, और इसी में से आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है. क्लियर? इंपॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया आर द लार्जेस्ट. अब प्लांट में सेकंड लार्जेस्ट पूछ लेता है, सेकंड लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया. एनिमल में फर्स्ट लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया. वाई?
क्योंकि प्लास्टिड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल, दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। दैट्स वाई नंबर 1 के तो चांसेस ही नहीं है इसके। इज इट क्लियर बेटा? Plastids absent in animal cell. That's why the largest organelle, not organ, in animal cell is mitochondria. न्यूक्लियस को ऑर्गेनल लिख देते हैं अपन, ये गलती नहीं करनी है। न्यूक्लियस इज नॉट एन ऑर्गेनल, न्यूक्लियस इज अ स्ट्रक्चर। ठीक है, एक लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है। दिस इज लाइक अ लार्जेस्ट केबिन जिसके अंदर छोटे छोटे पार्ट। ओके, तो सिंपली आपको क्वेश्चन की डिमांड देखते हुए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है कि क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, क्या पूछा है, प्लांट सेल पूछा है, एनिमल सेल पूछा है, क्लियर, लार्जेस्ट पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, फंक्शनल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, आपके आंसर वेरी कर जाए। अब एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये सब लोग बना लेना अपनी कॉपी में। प्लांट सेल को लिया हुआ है, ओके, क्योंकि हमें सेल वॉल देखनी है, तो ये सेल वॉल, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, fungi and बैक्टीरिया। ओके, तो आप सेल वॉल की स्टडी कभी भी एनिमल में नहीं कर सकते हो। अगेन एनिमल में एब्सेंट होगा। इज इट क्लियर बेटा? इतनी चीजें समझ में आ रही है? एक बार यस और नो कर दो। सिंपली राइट वाई और एन। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम इस फ्लो चार्ट को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद कुछ कुछ कंपोनेंट को देखेंगे। वेरी गुड बेटा, एकदम अटेंटिव होकर सुनो, सब समझ में आ गया। कुछ है ही नहीं जो समझ में नहीं आना है यार। कोई तो पढ़ के चला गया, कोई लिख के चला गया, हम लोग समझ भी ना पाए, ऐसा क्या है ना? साइंटिस्ट लोग तो बना के चले गए और अपन समझ भी ना पाए। चलो देखो, प्लांट सेल डिवाइडेड इनटू सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। गड़बड़ कर दिया है, प्रोटोप्लास्ट। ओके चलो, सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट को डिवाइड किया है अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज बाउंड्री। ठीक है, सेमी परमिएबल जो अलाउ करेगी सेलेक्टिवली, पर सेमी परमिएबल नहीं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लास्ट। ओके, प्रोटोप्लास्ट को यू कैन डिवाइड इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लास्ट, एंड प्लांट सेल डिवाइडेड इनटू सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। इसका मतलब सेल वॉल के अंदर का कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें कहाँ एक्सप्लोर करना होगा? प्रोटोप्लास्ट में। क्लियर है बेटा? आउटर स्ट्रक्चर, सबसे आउटर बाउंड्री इज सेल वॉल, एंड सेल वॉल ने जिसको भी कवर करके रखा है, जस्ट सपोज ये एक स्ट्रक्चर है, इसको एक कवरिंग बना दो, तो दैट कवरिंग इज सेल वॉल, clear, and rest of the structure is protoplast. Now we divide the protoplast into two parts, plasma membrane and protoplast. एक again एक जो boundary है, this boundary is plasma membrane, and the content of मतलब covered content of plasma membrane is known as protoplast. And initially हम आपको लिखवाए थे कि protoplast is divided into, अब यहाँ पे प्लाज्म वर्ड लिखो बेटा, न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। जब आप प्लाज्म को डिवाइड कर रहे हैं तो यू शुड नो अबाउट द, बस यू विल टॉक अबाउट द प्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ओके, ठीक है। नाउ किसको डिवाइड करें? न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? यहाँ पे तो डीएनए, आरएनए मेजर कंपोनेंट लिख रही हूँ बेटा, वैसे होता है लिपिड प्रोटीन भी है, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोलस। क्लियर? नाउ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को भी हम और डिवाइड कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म से सारे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को हटा दो तो जो पोर्शन बचता है दैट इज नोन एज हाइलोप्लाज्म। क्लियर? ठीक है, तो हाइलोप्लाज्म मतलब लिक्विड हटा दिया आपने, एक टब लिया, टब में आपने कई सारी बॉल्स डाली हैं, कुछ स्ट्रक्चर डाले हैं, कुछ रॉड शेप के स्ट्रक्चर डाले, मतलब प्लास्टिक के मटेरियल डाल दिया, और इस टब में पहले तो पानी डाला है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं?
पानी को हटा दो, मटेरियल्स को अलग कर दो, तो पानी हो गया हाइलोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म विदाउट द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, विदाउट द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल एंड बॉडीज, जो स्टोरेज बॉडीज होती है उनके बिना साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? हाइलोप्लाज्म। दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म। प्लाज्म है मतलब लिक्विड इधर आया है। ओके बेटा, क्लियर है? नाउ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को फिर से डिवाइड करते हैं। सेल ऑर्गेनल एंड एर्गेस्टिक बॉडीज, मतलब जो आपके स्टोरेज बॉडीज हो रही हैं उस तरीके की बॉडीज को हम बोल रहे हैं एर्गेस्टिक बॉडीज। तो सेल ऑर्गेनल ये फंक्शनल होंगे, ये बॉडी कैसी है? स्टोरेज। क्लियर बेटा? स्टोरेज, जैसे ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहे हैं, परोक्साइड को स्टोर किया तो बॉडी हो जाती है परोक्सिसोम। इस तरीके से खैर वो तो सेल ऑर्गेनल में भी आ जाता है, तो उसको यहाँ पे नहीं देखते, बट एक हम तुम्हें बता रहे हैं कि कोई चीज क्या स्टोर की हुई है। ऑयल को स्टोर किया है तो उसको बोलते हैं एलोरोप्लास्ट। ठीक है, नहीं, प्रोटीन को स्टोर किया है तो उसको बोलते हैं एलोरोप्लास्ट। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फैट बॉडीज हैं, अलग अलग बॉडीज हैं जो स्टोरेज की तरह बोलते हैं। कुछ आपने पैक किया घर में, जैसे किचन में आपने बॉक्सेस में कुछ रख दिया, उस तरीके के स्ट्रक्चर है, तो उनको हम साइड में करते हैं अभी। क्लियर? फंक्शनल देखते हैं। फंक्शनल मतलब सेल ऑर्गेनल की बात कर, तो सेल ऑर्गेनल में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक डिवीजन क्लियर है? अगेन आई रिपीट, प्लांट सेल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्लांट सेल को दो पार्ट में स्टडी कर रहे हैं। वन इज बाउंड्री, दैट इज सेल वॉल, एंड बाउंड्री ने जिसको कवर किया दैट इज प्रोटोप्लास्ट। क्लियर? प्रोटोप्लास्ट अगेन डिवाइडेड इनटू प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट ने जिसको कवर कर रखा है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म को जिसने कवर कर रखा है दैट स्ट्रक्चर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाउंड्री, मेम्ब्रेन, वॉल ऐसा वर्ड आए तो समझ लो कि वो एक लाइनिंग होगी, बाउंड्री बना रही होगी। किसी न किसी की बाउंड्री है, जैसे आपके घरों में वॉल बना हुआ है ना, आपके स्टडी रूम की एक वॉल होगी, किचन के बाहर एक वॉल, मतलब कई वॉल सराउंडिंग में वॉल स्ट्रक्चर से वो बना हुआ है, तो दैट इज बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो प्रोटोप्लास्ट को कवर करने वाली बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बाउंड्री को छोड़ दिया, अंदर आ गए, किसको डिवाइड कर सकते? बाउंड्री को तो नहीं तोड़ेंगे। ईटा सीमेंट अभी नहीं देखना है अपने को कि ईटे सीमेंट में क्या है स्ट्रक्चर है। तो ना जिसको कवर कर रखा है कि तुम्हारे स्टडी रूम के अंदर है, तुम्हारे रूम के अंदर है, तो अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे स्टडी टेबल हो सकती है, बेड हो सकता है, कुछ तुम्हारे इंटरटेनमेंट के लिए भी तुम हो सकता है कुछ रखे हो, सिटिंग टेबल और सब कुछ होगा वहां पे जो भी तुम्हारे रिक्वायरमेंट है। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर वी डिवाइड प्रोटोप्लाज्म इनटू साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? नाउ न्यूक्लियोप्लाज्म एक अलग सेल स्ट्रक्चर है, उसको अभी रहने दिया। नेक्स्ट को आते हैं साइटोप्लाज्म। कुछ बुक आपको न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनल में भी शो करेगा। क्लियर? कुछ इंफॉर्मेशन आपको ऐसे मिलेंगी कि न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। तो साइटोप्लाज्म को अगेन वी कैन डिवाइड कि उससे प्लाज्मा निकाल दो तो हाइलोप्लाज्म बचा, एंड कंटेंट को स्टडी कर लिया कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट था। ठीक है, क्या क्या ऑर्गेनल और बॉडीज प्रेजेंट थे, तो स्ट्रक्चर बच गया साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। नाउ इसको क्या डिवाइड करना, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में हम देख रहे हैं कि कुछ फंक्शनल है, कुछ स्टोरेज है। फंक्शनल को अब अगेन स्टोरेज तो ठीक है, रख देते हैं इनको स्टोर करके, ये काम आएंगे जब इनके फंक्शंस देखेंगे। सेल ऑर्गेनल को वी कैन डिवाइड इनटू अगेन, अब बेसिस क्राइटेरिया चाहिए। प्लीज रिपीट, हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म इज लाइक, देखो इन दोनों को प्लस कर दो, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्लस हाइलोप्लाज्म रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। इतनी चीज समझ में आई? क्लियर? तो साइटोप्लाज्म से लिक्विड निकाल दिया। अब इसको एग्जांपल से, लाइव एग्जांपल से, छोटे छोटे एग्जांपल से रिलेट किया करो, इतना टिपिकल नहीं पढ़ते बायोलॉजी। नाउ टेक अ टब, एक टब ले लिया मैंने, टब बाथ टब भी हो सकता है कोई भी, या आप कोई भी ऐसे पैन वगैरह ले लो,
उस पैन में आपने कुछ डाले, जस्ट सपोज पैन लिया हमने, यहाँ पे स्पून डाली छोटी छोटी, क्लियर, अलग अलग साइज के स्पून डाली, फॉर्क डाल दिया, क्लियर, एक आध कटोरियां भी डाल दी। तो जो ये स्पून है, फॉर्क है, क्लियर, कटोरियां हैं, ये ग्लासेस भी छोटे से डाल दो, तो ग्लास वगैरह ये क्या हो गए आपके, ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हो गए, और इसके अंदर आपने लिक्विड भर रखा था, यू ऑलरेडी पुट सम लिक्विड देयर, एंड ये लिक्विड जो है इसके अंदर ये कंटेंट हो गए, तो दैट लिक्विड इज साइटोप्लाज्म, दैट लिक्विड इज ओनली हाइलोप्लाज्म एंड दैट कंटेंट इज साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। ओके बेटा, इज इट क्लियर नाउ? यस बेटा, प्लाज्मा वर्ड ही है उसमें। प्लाज्मा मतलब वो ब्लड प्लाज्मा नहीं बेटा, प्लाज्मा का मतलब मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था, प्लाज्मा मीन्स वाटर कंटेंट लिक्विड, लिक्विड। और यहाँ पे जो प्लाज्मा वर्ड होता है इसमें वाटर प्लस प्रोटीन होते हैं, ब्लड वाले प्लाज्मा की बात नहीं हो रही है बेटा, ठीक है? कहीं पे भी आप प्लाज्मा बोलोगे, प्लाज्मा सफिक्स का मीनिंग होता है लिक्विड, लिक्विड। ओके बेटा, क्लियर? फ्लूइड, यू कैन रिलेट इट विथ फ्लूइड। अभी क्लियर है देवाशीष? हाइलोप्लास्ट समझ में आया? ओके, वेरी गुड। चलो अभी आगे डिवाइड करते हो। नाउ सेल ऑर्गेनेल को, अब किसी सेल ऑर्गेनेल को आप किस तरीके से डिवाइड करोगे, दैट इज द पॉइंट। तो सेल ऑर्गेनेल को डिवाइड करने के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है, दैट क्राइटेरिया इज बाउंड्री ऑफ सेल ऑर्गेनेल। ध्यान से सुनो, सेल ऑर्गेनेल को डिवाइड करने के लिए जो क्राइटेरिया है दैट इज बाउंड्री। इट मीन्स कि we are going to talk again we are going to talk about the boundary cell organelle based on the boundary. Okay, आपने अपनी कैमरे ऑफ करो तो। नाउ जो बाउंड्री है उस बाउंड्री में एक सिंपल सी चीज देखनी है कि बाउंड्री प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे गलती होती है, ठीक है? प्रेजेंट है या एब्सेंट है, क्लियर? अगेन प्रेजेंट है, हम यहाँ लिखते हैं वहां जगह नहीं, प्रेजेंट है तो सिंगल बाउंड्री है या डबल है, ठीक है? सिंगल बाउंड्री है, जैसे आप देखो कहीं पे दीवार, कहीं पे वॉल को बहुत थिक बनाया जाता है, 2 लेयर ब्रिक की यूज की जाती है, कहीं पे सिर्फ आपको पार्टीशन करना है तो आपने सिंगल ब्रिक की लेयर बना ली, ठीक है? तो सेम वे में आप यहाँ पे देखो, जिस तरीके से फंक्शनैलिटी होती है, जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोड है ऑर्गेनेल पे, उसके अकॉर्डिंग उसको सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन दिया गया। तो मैंने क्या बोला कि सेल ऑर्गेन को वी आर गोइंग टू डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री ऑफ सेल ऑर्गेनेल, एंड इफ दे आर प्रेजेंट then again we divide it into single or double membranous structure. Is it clear? ऐसे छोटा सा लिख लो, सिंगल एंड डबल मेम्ब्रेन। अब जो बायोलॉजी का जादू है वो सिंपल सी चीज समझो, बायोलॉजी का जो यहाँ पे मैजिक है दैट इज कि जिसके पास डीएनए है, जिसके पास डीएनए है उसको डबल सिक्योरिटी दे दी गई, ठीक है? जिसके पास डीएनए है, जिन जिन जगह पे डीएनए है सेल के अंदर, वहां वहां आपने सिक्योरिटी दे दी है, डबल बाउंड्री की, डबल मेम्ब्रेन की सिक्योरिटी दे दी। नाउ कहाँ कहाँ डीएनए है? न्यूक्लियस, ठीक है? अब मैंने बताया था न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में है तो ऊपर छूट चुका है, ठीक है? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होगा, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन होगा, अगेन क्लोरोप्लास्ट यू कैन से, क्लियर? एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 स्ट्रक्चर, 3 ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हो दे हैव डबल मेम्ब्रेन। इसका सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, डीएनए, डीएनए इज द बॉस, बॉस का चैम्बर बढ़िया होता है, बॉस का केबिन अच्छा होता है, बॉस तक पहुंचने के लिए कहीं पे भी बहुत लोगों से आपको इंटरेक्ट करना पड़े, ठीक है?
तो वो पोर्शन आपको ध्यान में रखना है कि जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर्ड है, वो हमेशा डबल सिक्योरिटी में होगा। डबल सिक्योरिटी होगा, उसके पास दो मेम्ब्रेन। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू अदर, इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ सिंगल मेम्ब्रेन है, कहाँ कहाँ सिंगल मेम्ब्रेन है। उसको जब आप देखते हो तो बाकी जो रिमेनिंग रह जाता है, कहाँ का मेम्ब्रेन नहीं है, ये ज्यादा अच्छा है याद करना कंपेयर टू कि सिंगल मेम्ब्रेन कहाँ का है। ठीक है, तो नॉन मेम्ब्रेनस मतलब ये एब्सेंट वाले पोर्शन में आप चले जाओ। हाँ बेटा, एक मिनट में देख रही मैसेज। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, तो नॉन मेम्ब्रेनस में आपके आ जाता है राइबोसोम, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। सेंट्रोसोम नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। माइक्रोट्यूब्यूल नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, डबल मेम्ब्रेन तो किसी को नहीं भूलते हैं, कोई बच्चा नहीं भूलता है डबल मेम्ब्रेन, क्योंकि वी नो कि प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए, अपना राइबोसोम होता है। तो जहां जहां डीएनए है सेल के अंदर, प्लांट सेल में तीन लोकेशन पे डीएनए है, न्यूक्लियस, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे बेस्ड हम डिजीज पढ़ाएंगे आपको जब आप पढ़ोगे आगे 12th तक, तो वहां पे डिजीज हमें पढ़नी पड़ेगी। थ्री लोकेशन है आपके प्लांट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिड प्रेजेंट। एनिमल में टू लोकेशन है, ओनली न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इज इट क्लियर बेटा? इतनी चीज समझ में आई? बेटा सब चीज की मीनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अभी दिखाते हैं, सेल वॉल पढ़ेंगे ना तब दिखाते हैं। जस्ट आप ऐसे समझो कि आपने हैंकी ली, हैंकी है आपके पास, या आपने कोई टी शर्ट पहन रखा है अभी, ठीक है, कोई टी शर्ट, कोई शर्ट, कुछ भी जो भी पहन रखा है, उस वो टी शर्ट कैसे बना हुआ है, वो थ्रेड से बना हुआ है। तो उसी तरीके से साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन मतलब जिस चीज से वो साइटोप्लाज्म के अंदर पूरा कंटेंट एक स्ट्रक्चर को लिया हुआ है, दैट स्ट्रक्चर इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक माइक्रोट्यूब्यूल। ये प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन का नाम होता है ट्यूबुलिन। अब जब इतना पूछ रहे हो तो इतना लिख ही लो फिर। क्लियर? माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म बाय द ट्यूबुलिन प्रोटीन। इज इट क्लियर? क्या पूछ रहे? हाँ, एर्गेस्टिक बॉडी। एर्गेस्टिक बॉडी मतलब बेटा लाइक कि कोई भी आप जैसे ना स्टोर कर रहे हो, ऑयल ड्रॉप, ऑयल फॉर्मेशन हुआ, उसका भी यूज नहीं है तो आपने स्टोर कर लिया, दैट इज एर्गेस्टिक। तो वो ऑयल से रिलेटेड बॉडी हो जाएगी। प्रोटीन है, यूज नहीं हो रहा है या उसको कहीं ट्रांसफर होके जाना है, तो आपने उसको एक वेसाइकल में, एक पैकेट में पैक कर दिया, तो उसको बोल देंगे अपन प्रोटीन की एर्गेस्टिक बॉडी। सेम वे में ग्लाइकोजन स्टोर कर लिया, कैल्शियम यूज किया है, ठीक है। इस तरीके के आपको एर्गेस्टिक बॉडी दिखेंगे। जैसे हम एक आपको बताएं, लिथो आपने वो देखा है, पियर, पियर फ्रूट, पियर फ्रूट सबने देखा है? ठीक है, उसका सरफेस कैसा लगता है आपको? सरफेस पियर फ्रूट का सरफेस कैसा है? सरफेस कभी टच किया है? माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। जैसे आप फ्लैजेला देखते हो ना, तो फ्लैजेला आएगा बेटा, सब आएगा धीरे धीरे। रुको, क्वेरी थोड़ा रुको एक मिनट, अभी हमने माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ाया नहीं है, बस नाम आया है। ठीक है, आएगा वो। अभी समझो, जैसे आप घर में वायर देख रहे हो, इलेक्ट्रिक वायर, तो ये वायर के अंदर बहुत सारी वायर्स होती है। तो ये जो अंदर वाली वायर्स है वो है माइक्रोट्यूब्यूल। तो जब हम साइटोस्केलेटन आपको पढ़ाएंगे कि साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन बनाता है, तो वहां पे आएगा आपको माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडियरी फिलामेंट। तो वो सब हम वहां पे बातें करेंगे। अभी ये बताओ जो हम पूछ रहे हैं, पेयर देखा है सबने? पेयर का सरफेस कैसा होता है? टच किया है? रफ रफ सा सरफेस दिखता है। पेयर का सरफेस रफ सरफेस दिखता है, रफ। ठीक है, ओके। अब वो रफ सरफेस को आप कभी फिर से खाना तो देखोगे उसमें डॉट है। तो एक्चुअली दे आर स्टोन बॉडीज, इनको बोलते हैं स्टोन बॉडीज।
इसमें डिपोजिशन है, इसको बोलते हैं सिस्टोलिथ। बायोलॉजी में लिथो वर्ड या लिथ वर्ड जब भी आएगा मतलब वो पत्थर के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। अपने कान के अंदर भी होता है, एकदम इंटरनल ईयर में लिथ प्रेजेंट होती है। तो उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, सिस्टोलिथ। क्लियर, इसको बोलते हैं सिस्टोलिथ। तो आपको जो भी एक बॉडी मतलब कोई डिपोजिशन है वहां पे कुछ स्टोर कर लिया गया, उसको एज पर रिक्वायरमेंट वो यूज होगा। इज इट क्लियर नाउ? और कोई क्वेरी है? चलो अब बाद में बात करेंगे क्वेरीज की, नाउ इसको कंप्लीट करते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन एंड सिंगल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। जहां डीएनए है वो है डबल मेम्ब्रेन, वो होगा डबल सिक्योरिटी में। जो जिनका फंक्शन बहुत अच्छा है और वो मतलब ऐसे उनको कोई एक कंपार्टमेंट की नीड नहीं है, बस वो अपना फंक्शन करते हैं, चल देते हैं, ठीक है। जैसे यू कैन से राइबोसोम की जो यूनिट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच्ड है। एमआरएनए आएगा, टीआरएनए आएगा, बाइंड किया और प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई। क्लियर, एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, ट्रांसलेशन हुआ। इस तरीके का फंक्शन के लिए इनके कंपार्टमेंट की नीड हमें नहीं हुई। तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। बस अभी इनको डिवाइड कर लेते हैं अपन। राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। अब इनके अलावा जितने आपको नाम पता है वो सब क्या हो जाएंगे, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गोल्जी apparatus आएगा, लाइसोसोम आएगा, ग्लायोक्सिसोम आएगा, पेरोक्सिसोम। अगेन ये स्टोरेज बॉडी है, लेकिन ये फंक्शनल होती है, इनके पास मेम्ब्रेन है, इनके अंदर रिएक्शन चलते हैं एंड देन स्टोर होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? ये चार्ट क्लियर है सबको? एंड बहुत जल्दी हो गया ना। सिंगल मेम्ब्रेन, क्योंकि आपको ऑर्गेनल के नाम देखते हैं बेटा, अभी ऑर्गेनल के टाइप्स की बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे डिटेल लेक्चर में। जब ये सेल सेल अपने आप में आप 11th में मुझसे एटलीस्ट 35 लेक्चर में कवर करो। अभी मैं यहाँ पूरा आपको कंप्लीट सेल पढ़ाऊंगी तो बेटा ये तो पूरा तुम्हारा फाउंडेशन कोर्स सेल पढ़ने में चला जाए, ठीक है। इसलिए जस्ट ओवरव्यू लेना है। समझ में आ गया? तो हमने डिवाइड कैसे किया, प्लांट सेल को डिवाइडेड इनटू सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल रह गई क्योंकि वो बाउंड्री थी। प्रोटोप्लास्ट को अगेन डिवाइडेड इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लास्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रह गई क्योंकि वो बाउंड्री है। प्रोटोप्लास्ट इज अगेन डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस और यू कैन से न्यूक्लियोप्लास्ट एंड साइटोप्लास्ट। न्यूक्लियस की बात हम बाद में करेंगे, दैट इज डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर, इसको सेल ऑर्गेनेल में नहीं रखे हैं। अगेन साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड हाइलोप्लाज्म। लिक्विड प्लाज्मा का लिक्विड चला गया इधर एंड कंटेंट आ गया इधर। नाउ लिक्विड का क्या कर सकते हैं, अभी कोई काम नहीं है, वो मीडियम प्रोवाइड करता है। क्लियर, एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम सुने होंगे, कई सारे केमिकल रिएक्शन को करने के लिए एक्वस मीडियम चाहिए होता है, वाटर मीडियम। सेम वे में यहाँ पे ये लिक्विड आपको एक मीडियम प्रोवाइड। नाउ ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हम डिवाइड करें तो इसमें स्टोरेज बॉडी वाला पार्ट आ गया एंड सेल ऑर्गेनेल आ गया। हमें इसमें फोकस करना है ज्यादा क्योंकि ये फंक्शनल पोर्शन है, ये तो स्टोरेज बॉडी है। नाउ सेल ऑर्गेनेल अगेन डिवाइडेड इनटू डबल मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। दे आर डिवाइडेड इनटू मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक, अगर बहुत आपका मन कर रहा है तो इसके ऊपर आप इसको मेम्ब्रेनस नॉन मेम्ब्रेनस करके एंड देन बाइफरकेट करोगे तो और अच्छे से वो समझ में आ जाएगा, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। मेम्ब्रेनस में आ जाएगा सिंगल मेम्ब्रेन एंड डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। बट इट इज ऑल्सो ओके, नॉन मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेन, ये है आपका हेडिंग, ठीक है। इसमें जिसके पास डीएनए है वो यहाँ आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, क्योंकि न्यूक्लियस को ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ है। नॉन मेम्ब्रेनस में राइबोसोम, सेंट्रोसोम, जो कि एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक्स है सेंट्रोसोम, एंड माइक्रोट्यूब्यूल जो साइटोस्केलेटन का पार्ट। अभी देखो सिंपल बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल को समझने के लिए जैसे अपने बॉडी का स्केलेटन है ना, बोन्स है, क्लियर। तो बोन्स से बना हुआ पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर है, उसी तरीके से सेल की बॉडी का, जैसे अपन ने कहा कि सेल की बॉडी, सेल को एज ए बॉडी ट्रीट किए,
सेल, देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा एनालॉजी लिखो, बॉडी, देन ऑर्गेनेल आर ऑर्गन, सिंपल वे, क्लियर। अभी बोन, बोन्स, स्केलेटन, हम लोग का स्केलेटन बना रहे हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल सेल का स्केलेटन बना रहे हैं। अब अकेले नहीं होता है, जैसे बोन के साथ कार्टिलेजनस, लिगामेंट, ये सारे टिश्यू होते हैं, उसी तरीके माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ भी टिश्यूज है, सॉरी कंपोनेंट है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स टिश्यू यहाँ नहीं होगा ना, पर सेल के अंदर है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। इज इट क्लियर? कोई क्वेरी? एनी क्वेरी? अमन, आराध्या, आर्यन, बुद्ध भूषण, देवाशीष, एरा, हर्ष, हर्षिता, किरण, ललित, आई थिंक ये पापा का नाम है, मैत्री, मुनीफ, नील, नेहल, बाकी सारे इनके साथीगण। जल्दी जल्दी बताओ, हो गया क्लियर? भरत, भरत दो दो है, विधि, विशाखा, यूनुस, जिशान, शिवानी है, तन्वी, उर्वी। किसी को कोई डाउट बेटा? सब अटेंटिव होके सुन रहे हो ना रिप्लाई, क्योंकि कुछ के ही आते हैं। यस अंडरस्टूड, यस मैम, यस। ओके, तो अभी जब पूछोगे हम तो हमको इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्चुअल रिप्लाई चाहिए बेटा, न कि बुकिश नॉलेज चाहिए। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चन फिर आपको जो नोट्स में दिए हुए हैं, दे आर रिलेटेड टू लैबोरेटरी। जैसे माइक्रोस्कोप मैंने पढ़ाया है ना, उसी तरीके से वो लैबोरेटरी से रिलेटेड है, तो इनको हम बहुत शॉर्ट में कवर करते हैं, ठीक है। अपन इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ये सब लैब की चीज है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड, प्रिपरेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, मतलब ऑब्वियसली जो आप नेकेड आई से नहीं देख रहे हो, यू कांट सी विद द नेकेड आई, नेकेड आई से नहीं देख रहे हो, उसके लिए आप क्या बना रहे हो? माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, ताकि आप उसको माइक्रोस्कोप से देख लो, अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, सेम वे द ऑब्जेक्ट to be viewed under microscope is called the specimen। जिसको आप देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्पेसमैन। जैसे मैंने आपको बताया था कर्ड वाला एग्जांपल, क्लियर? कर्ड लिया आपने, इसको स्प्रेड कर लिया स्लाइड पे, तो ये कर्ड का जो ड्रॉप हो गया, दैट इज योर स्पेसमैन। A thin sheet of glass called a microscopic slide is used to hold a small sample of the specimen। Obviously ये क्या हो गया आपका बेटा? स्लाइड हो गया, ये ग्लास की बनी हो। A second much thinner glass sheet is placed over the sample called as cover slip। इसके ऊपर अगर देखो, अब यहाँ पे कोई छोटा सा है, जैसे आपने लीफ का स्ट्रक्चर देखना है, तो लीफ के स्ट्रक्चर से आपने यहाँ से एक कट लगाया, ठीक है, कट करके उसको प्रोसेस करके आपने ऐसे रख दिया स्लाइड के ऊपर। अब ये स्लाइड पे इधर उधर मूव ना हो, तो इसको ग्लू करके इसको फिक्स भी करते हैं, इसको ग्लिसरीन यूज करते हैं वहां पे फिक्स करने के लिए, एंड इसके ऊपर एक दूसरी थिन स्लाइड रख देते हैं, दैट इज कवर स्लिप, ठीक है। ये भी ग्लास का होता है। तो वही बात है बेटा, अब इसकी प्रोसेस में क्या होगा? टेक अ क्लीन स्लाइड, ऑब्वियसली हमें एक्सपेरिमेंट करना है, माइक्रोस्कोप देखना, अगर हम क्लीन नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली जो हम देखना चाहते हैं स्पेसमेन, उसके अलावा भी हमें बहुत सी चीजें वहां पे दिख जाएंगी, क्योंकि माइक्रोब्स आर एवरीवेयर, तो हम देख सकते हैं उनको। विद अ ड्रॉपर, मतलब कोई भी अगर उस पर डॉट होगा, उस पर डस्ट होगी, उस पर स्टेन पड़ा होगा, तो वो सब आपको आपके एक्चुअल इमेज को देखने में ऑब्स्ट्रकल की तरह बिहेव करें, हिंड्रेंस करें। With a dropper, put a drop of water in the middle of the slide. Gently put the object to be observed in the drop of water on the slide with the help of a test। अब इन सब चीजों के लिए आपके पास कुछ ऐसे ब्रश होना चाहिए, फोक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, क्लियर, क्लिप होती है, इस तरीके के कुछ कुछ स्ट्रक्चर होने चाहिए, फोर्सेप होता है जिससे आप उसको होल्ड कर सको, उठा सको, स्पैचुला होता है। तो लाइक कि आप किस तरीके के ऑब्जेक्ट को हैंडल करो। ऑब्जेक्ट इफ ट्रांसपेरेंट आर फर्स्ट स्टैंड, अब कुछ आप ऐसी चीज रख रहे हो जो कि दिख ही नहीं रही है। अब जैसे मैंने ये बाउंड्री बनाया, ये बीच की चीज ट्रांसपेरेंट है, क्लियर,
और हमारा ग्लास भी कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। तो उसको देखने के लिए हमें स्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर था, वो दिखा हमें कब, जब हमने स्टेन कर लिया। तो ट्रांसपेरेंट चीजों को देखने के लिए स्टेनिंग टेक्निक यूज होती है, एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेन्स आर प्रेजेंट फॉर स्टेनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आप क्रोमोसोम को देखोगे तो उसका स्टेनिंग अलग है, आप मेम्ब्रेन को देख रहे हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख रहे हो, उसके लिए स्टेन अलग है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन प्रेजेंट फॉर द स्टेनिंग, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्टेनिंग टेक्निक। Hold the cover slip over the object in such a manner that it touches the edge of the drop of water. Gently lower the cover slip onto the water। और उससे क्या हो जाएगा, आपकी कवर स्लिप धीरे से करोगे तो वो जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये डैमेज नहीं होगा। दैट इज ये प्रिकॉशन में आता है। मैंने कहा ना ये एक्सपेरिमेंट वाला प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है। अब आप धीरे से नहीं करोगे, जल्दी से कर दोगे तो ये कोई छोटी सी फ्रेजाइल चीज है ऑलरेडी जो आपको दिख ही नहीं रही, उसको ही देखना चाह रहे हो आप। अब इस पे जोर का धक्का लगा दोगे कवर स्लिप से तो ऑब्वियसली वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज वेरी जेंटल। Try the extra water that may come out from under the cover slip with the help of blotting paper। blotting paper से हम जो एक्स्ट्रा, अब आपने जैसे ये रखा है इसके ऊपर कवर स्लिप, तो यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो इसके इसके बाहर भी आएगा। आप प्रेस करोगे तो बाहर आएगा। इसको आपको क्लीन करना होगा विद ब्लॉटिंग पेपर, एब्सॉर्ब करना। कभी किया है ये सब? ब्लॉटिंग पेपर यूज किया बेटा? स्लाइड क्लीन और ड्राई होनी चाहिए। तो एक आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्सपेरिमेंटल, दिस इज नहीं किया है ना, तुम लोग का पूरा कोरोना में टाइम चला गया, एक्सपेरिमेंट कुछ किया नहीं होगा जब। ओके, अब देखो ये इमेज से दिखाया हुआ है, एड अ ड्रॉप ऑफ वाटर, प्लेस द स्पेसमैन ऑन द वाटर, देन ये फोर्सेप्स से स्लाइड को कवर कर रहे हैं। ये स्फेरिकल भी हो सकती है, ये स्क्वायर भी हो सकती है, एंड जो भी रिमेनिंग पोर्शन इससे निकला होगा उसको ये क्लीन कर देंगे और पूरी स्लाइड आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। स्लाइड प्रिपरेशन को आप देख सकते हो। क्लियर? क्यों किया ये? तो ऑब्जर्व द प्लांट सेल्स। हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा मोटो क्या है कि हम प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं, हम कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने एक प्लांट सेल लिया और उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं कि उससे हम देख सके। तो आगे आपका पूरा बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया है कि कैसे ओनियन टिप से आप एक प्लांट सेल को स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें। उसको मैं यहाँ पे नहीं ले रही, ठीक है, क्योंकि वो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है। और आप एक बार रीड करोगे तो स्टेप बाय स्टेप जैसे ये चीजें लिखी है वहां पे, स्टेन का नेम, प्रोसेस, क्या पोर्शन लिया, इस तरीके से एक नॉलेज दी हुई है, उसको आप बस एक बार रीड करें, ठीक है। Now question is why do we study do the activity? तो एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जर्व द प्लांट सेल, ठीक है, अंडर अ माइक्रोस्कोप। प्लांट सेल में हमने क्या लिया? ऑनियन पील सेल, रियो लीफ सेल्स, एक प्लांट के लीफ सेल्स लिया है। ऑनियन, ऑनियन आपने देखा है जो यूज किया जाता है एट मतलब फूड के टाइम, ठीक है। उसको आप तोड़ोगे तो जब तोड़ते हो तो उससे एक व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखती है, मतलब ऑफ वाइट, वाइट छोड़ो, ट्रांसपेरेंट से स्ट्रक्चर देखा है सब, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, वहां से कट करके उसको एज अ सैंपल यूज कर, स्पेसमेन कह लो या सैंपल। ऐसा देखा है? नहीं देखा है तो आज घर में जाना, किचन में ऑनियन होगा वहां से देखना। तो जस्ट वो एक प्रोसीजर है जिससे आप प्लांट सेल को ऑब्जर्व कर पाए। स्टेन हम क्यों करते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, और वो पोर्शन जो स्टेन स्टेन ले सकता है उसमें बहुत मेजर पोर्शन है। देखो प्लाज्मा लिक्विड को आप कैसे स्टेन करो? तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको आप क्या ही कलर दोगे, वो तो रंग मिलाने जैसा हो जाएगा और कुछ दिखेगा नहीं। फिर से आपका वो पहले ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट है तो अच्छा है ना, बाकी ऑर्गेनल आपको स्टेन होके दिखेंगे। क्लियर? उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि डीएनए है और वो बहुत टफ है, मतलब एकदम बॉन्डेड है, एकदम बताया था मैंने ना कि 2 मीटर का डीएनए आपके न्यूक्लियस के अंदर है। तो 2 मीटर के डीएनए को सुपर क्वाइलिंग मेथड के थ्रू पूरा क्वाइल्ड है,
ठीक है, न्यूक्लियोसोम मॉडल, सुपर सेलेनाइड मॉडल, उसमें सारे मॉडल्स आ जाते हैं, तो वो आपको दिख जाता है प्रोमिनेंटली, तो यू कैन आइडेंटिफाई। अब ये जो लेबोरेटरी में ये दिया हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात नहीं किया है, माइक्रोस्कोप की बात किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो लेबोरेटरी में जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको सेल में एक बड़ा स्ट्रक्चर कलर दिखेगा, दैट शोज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दिख जाएगा, आप उसको ऑब्जर्व कर लिए, और बाउंड्री दिख जाएगी आपको कि हाँ ये पर्टिकुलर सेल है। जैसे आप इमेज देखोगे तो आपको इस तरीके की कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, और इसमें एक ही बड़ा बड़ा डॉट दिखता जाएगा। तो क्या क्या दिख जाएगा आपको, बाउंड्री और न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा भी कुछ, ये सब एक्सपेरिमेंट की चीजें हैं, वहां पे आपको समझ में आनी चाहिए, वहां पे आप एक्सपेरिमेंटली कर रहे हो तब आपको क्लियर होगा। यहाँ पे क्या है, आपको थेरेटिकल नॉलेज और उसको समझते हुए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम कंपोनेंट में पहला क्वेश्चन लेते हैं। इन शॉर्ट सारे कंपोनेंट की बात नहीं करेंगे, मेजर मेजर कंपोनेंट देखेंगे। तो फर्स्ट इज क्या होगा, आउटर बाउंड्री। प्लांट सेल को देख रहे हैं तो आउटर बाउंड्री आपकी क्या आ गई, सेल वॉल। बोर हो रहे हो क्या तुम लोग आज? नहीं हो रहे? तो सबसे पहले अगर हम आउटर बाउंड्री की बात करें तो दैट बाउंड्री इज सेल वॉल। क्लियर? गुड बेटा, वेरी गुड, पेशेंस है तुम लोग, बोल के सुनो। वही पहला लाइन तो वही दिया हुआ है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, मैडम ऑलरेडी बता चुके हैं। सेल वॉल बाउंड्री है, और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज रिजिड। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर फ्रेजाइल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि आउटर बाउंड्री यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये आपने लिखा होगा, प्लांट सेल एनिमल सेल डिफरेंस अभी हम भी करा देंगे लास्ट लास्ट में। उसमें आप ये मेंशन करते होगे पॉइंट कि आउटर बाउंड्री इज सेल वॉल एंड आउटर बाउंड्री इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल द स्ट्रक्चर इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस, क्योंकि आपस में कनेक्शन होना चाहिए। फॉर द कनेक्शन किससे, किससे कनेक्शन होना चाहिए, बिटवीन नेबरिंग सेल, अपने पड़ोसियों से कनेक्शन होना चाहिए ना बेटा, बिटवीन नेबरिंग सेल, तभी तो टिश्यू बनेगा ना। सेल सेल आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा। एंड डेड स्ट्रक्चर, अब अच्छा चलो सेल वॉल की बात कर रहे हैं, तो सेल वॉल इज पोरस। ओके, इसके अंदर कुछ आना है बेटा तो आएगा ना, ट्रांसपोर्ट करेगा, बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करेगी कि उसको लेना है या नहीं लेना है, वही बात है कनेक्शन। एंड डेड स्ट्रक्चर, तो सेल वॉल इज एक्चुअली, यहाँ पे सेल वॉल के बारे में बात कर रहा है, दैट इज डेड स्ट्रक्चर। वो रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, थिक होती है। दैट्स वाई रॉबर्ट हुक को जो स्ट्रक्चर दिखा था वो सेल वॉल का स्ट्रक्चर दिखा था। उस टाइम उनको नहीं पता था कि ये सेल वॉल है, तो उन्होंने क्या बोला कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं उनको, जैसे जैसे सपोज कि एक कभी महल रहा होगा, वो महल का, किले किले का आपको, फोर्ट का, किले का, कुछ भी कह लो, फोर्ट का, किले का आपको वो मिलेगा, खंडहर बन गया वो, तो आपको वहां पे उसकी बाउंड्री दिखेगी। ठीक है, उसकी बाउंड्री दिखेगी, उसके टूटे फूटे दीवारें दिखेगी, तो जो रिजिड स्ट्रक्चर होगा वो रह जाएगा। तो उसी तरीके से ये क्या है, डेड स्ट्रक्चर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डेड है, लेकिन बना किस चीज का है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का। ये क्या होते हैं, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। Cell wall of two adjacent cells are joined by a layer called middle lamella। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो मैंने कहा ना कि मैंने बोला था कि अब बाउंड्री को या ईंटे को तोड़ के हम क्या करेंगे, क्लियर? ठीक, लेकिन अब ईंटों से ईंटे मतलब ब्रिक से ब्रिक जुड़ रही है, सेल जुड़ रही है, और वो पूरा लेयर बना रहा है, क्लियर, एक टिश्यू बना रहा है। तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए, जैसे आप वॉल वॉल बनते हुए कहीं पे देख रहे हो, मैन्युफैक्चर देखते होते हुए, तो वो क्या यूज करते हैं, सैंड और सीमेंट का मिक्सचर, वाटर के थ्रू, क्लियर, सैंड और सीमेंट का मिक्सचर वो यूज करते हैं।
उसी तरीके से एक सीमेंटिंग लेयर है जो दो, अब अच्छा से स्ट्रक्चर बना देते हैं, दो प्लांट सेल को आपस में ज्वाइंट करेगा, तो दैट लेयर इज मिडिल लैमेला। अगेन इसमें गैप होता है बेटा, गैप नहीं होगा तो ये एक दूसरे से कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल लॉजिक, इनके आपस में कनेक्शन भी होना चाहिए, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी चल रहा है, दैट्स वाई आप इसको लोगे कि यहाँ पे गैप है। ठीक है, इस तरीके से आपस में कनेक्टेड। बैक आते हैं अपन, थोड़ा सा देख लेते हैं और यहाँ पे इसके बाद एंड करते हैं। Cell walls of two adjacent cells are joined by a layer called middle lamella. It is made up of calcium and magnesium pectate. अब देखो, cell wall is made up of cellulose and hemicellulose, and middle lamella is made up of calcium and magnesium pectate. More maximum amount किसका present होता है? Calcium pectate. Clear? Calcium पैक्टेट इज अगेन कार्बोहाइड्रेट। अब ये सब हम डिटेल क्लास में बात करेंगे बेटा, अभी इन सब चीजों के स्ट्रक्चर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको जस्ट एक चीज यही डायग्राम बनाओ, ये आगे दिया हुआ भी है। सेल है, सेल वॉल है उसकी, और दो दो एडजेसेंट सेल के बीच में कनेक्शन है। वो सीमेंट, वो ब्रिक ब्रिक के बीच में जो लेयर बनेगी वो सीमेंटिंग लेयर हम बोलते हैं। जैसे ये आप दीवार बनाने जा रहे हो, ईटा रखा, ईटा रखा, ईटा रखा, इस ईंटों को जोड़ने के लिए आप यूज करोगे सीमेंट को, एंड दैट सीमेंट इज मिडिल लैमेला। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है, वेरी गुड बेटा। तो मिडिल लैमेला क्या होगा? इस सेल वॉल का पार्ट नहीं है, दिस इज द लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। और प्लांट सेल में मैं आपको बताऊं, जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हो ना, प्लांट सेल में जो डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस होती है, उसमें सबसे पहले अब जस्ट एज्यूम करो ये एक सेल है, ये डिवाइड करके दो सेल बनाने जा रही है। इन दोनों सेल के बीच में जो लेयर होगी मिडिल लैमेला, तो सबसे पहले जब यहाँ साइटोकाइनेसिस होने के बाद वॉल फॉर्मेशन होता है, दैट लेयर इज मिडिल लैमेला। वही लेयर आगे जाके मिडिल लैमेला बन जाती है, और ये एक साइड, इस साइड की सेल हो जाती है, एंड ये इस साइड की सेल हो जाती है। क्योंकि ये कहीं ऐसा तो है नहीं कि ब्लड में जाके मूव कर जाएगी, एनिमल सेल की तरह लोकेशन तो एनिमल सेल में भी फिक्स है। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो इस तरीके से वो क्या बन जाती है इन फ्यूचर, वो आगे जाके सीमेंटिंग लेयर बन जाती है, दैट इज मिडिल लेयर। कंपोजिशन इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। पैक्टिन से पैक्टेट हो जाता, पैक्टिन से फॉर्म हो गया पैक्टेट। मैग्नीशियम और कैल्शियम आई थिंक सबको पता होगा। नाउ दिया हुआ एक पॉइंट, फाइबर्स ऑफ कॉटन, जूट एंड कोकोनट। कल भी बताया था मैंने, फाइबर आया था तो मैंने बताया था ये डेड होते हैं, डेड होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब अपन प्लांट एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे उस टाइम यहाँ पे वहां डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब ये डेड है लेकिन इंपॉर्टेंस है इनकी, ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू लिखा है भाई, छोटी मोटी नहीं, ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू। क्यों? क्योंकि इनसे हम क्या बना रहे हैं, रोप बना रहे हैं, मजबूत मजबूत रस्सियां बना रहे हैं। क्लियर? आर द सेल वॉल्स ऑफ डेड सेल, वो क्या हो गए? अब देखो बेटा, सेल वॉल क्यों लिखा है? जब सेल डेड हो गई तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, डीएनए, ये सब तो गया, खत्म। क्लियर? कंपोनेंट मिल सकते हैं, उनके केमिकल्स मिल सकते हैं, बट वो फंक्शनल नहीं होंगे क्योंकि लिक्विड खत्म। और लिक्विड बहुत जरूरी है, जैसे आपके लिए वाटर बहुत जरूरी है, आपकी बॉडी का हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, लेवल बना होना चाहिए आपको। मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते यहाँ बगल में बॉटल रख रखी हूँ, पानी पीते रह रही हूँ। क्यों? क्योंकि एक बोलते बोलते गले में फील होता है कि हाँ नीड ऑफ वाटर है। उसी तरीके से क्या है, एक्टिविटी करने के लिए सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, या यू कैन से सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा खत्म तो लाइफ खत्म, सिंपल। ये पूरा मॉडिफिकेशन हम पढ़ाएंगे आपको कि एक लिविंग सेल डेड में कैसे कन्वर्ट होती है। बट इन शॉर्ट आप ये समझो कि इस सेल के अंदर लिक्विड था, सारी मेटाबॉलिज्म सब कुछ अच्छे से चल रहा था, धीरे धीरे लिक्विड खत्म हुआ, ये सेल के पास सिर्फ इसकी बाउंड्री रह गई, तो वो सेल क्या है, डेड। ठीक है? तो फाइबर्स ऑफ कॉटन, जूट एंड कोकोनट विच आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू और द सेल वॉल्स ऑफ द डेड सेल, इसी को आप फाइबर बोलते हैं। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइबर होते हैं।
ना पहले इमेज देख लेते हैं। अभी हमने क्या बताया आपको, देखो ये कितना अच्छा इमेज दिया हुआ है। अब सेल वॉल को अगेन सेकेंडरी सेल वॉल होती है, प्राइमरी वॉल होती है एंड सेकेंडरी वॉल होती है। ये डेड है पूरी तरीके से, ये इलास्टिक है, ये लिविंग नहीं है लेकिन इसमें इलास्टिसिटी होती है। जैसे जैसे सेल अपने साइज को बढ़ाएगा, स्पेसिफिकेशन की तरफ जाएगा, वो इलास्टिसिटी उसकी कम होती जाएगी, खत्म हो जाएगी फाइनली, जब वो सेकेंडरी और टर्सरी भी होता है, टर्सरी सेल वॉल वहां पे बन जाएगी। ठीक है बच्चा। अब देखो ये एक सेल इधर है तो सेल 1 लिख देते हैं हम C1, एंड दूसरी सेल इधर है C2। C1 एंड C2 की लेयर हम बात करें तो दिस इज बाहर की तरफ से आपका स्टार्ट हो, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल होगा इधर बेटा, ठीक है, सेल है इधर, साइटोप्लाज्म है इधर, समझने की कोशिश करना, सेल साइटोप्लाज्म सब इधर है। तो आपको सेल मेम्ब्रेन की तरफ आपको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, S3। क्लियर। अब इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो इधर है, इसको क्या दिखा बाहर की तरफ, S3, देन S2, देन S1। अब इस पे नहीं जाना, जस्ट सीक्वेंस है, फॉर्मेशन ऑफ पहली लेयर तो S1, जो लेयर पहले बनेगी वो दूर चली जाएगी। क्लियर। जो लेयर दूसरी बनेगी वो पहली वाली के आगे होगी, जो लेयर तीसरी बनेगी वो और आगे होगी, तो जो लास्ट में बनी है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज होगी। अभी ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसके लिए मत परेशान हो, जस्ट हमारा भी ये कोर्स में है भी नहीं। आपको सिर्फ फाउंडेशन में इतना ध्यान में रखना है कि सेल वॉल है और दो सेल वॉल के बीच में, दो सेल के बीच में एक मिडिल लैमेला है। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट दिया है, इनका एक नोट्स बना लेना। लिग्निन है, सेलुलोज है, लिग्निन सुबेरिन, इन सब का डिपोजिशन हो जाता है तो सेल डेड हो जाती है। उसके बाद इंटरेक्शन रुक जाता है, सिर्फ जो पोर है उसके अकॉर्डिंग कुछ फ्लो कर सकता है। जैसे यू माइट बी हर्ड अबाउट द जाइलम। क्लियर। जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब डेड पोर्शन, लेकिन वो वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो हम उसको बिना काम का तो नहीं बोल सकते। मर गया है लेकिन फिर भी प्लांट के लिए काम कर रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। तो वो क्यों क्यों डेड हो गए? क्योंकि उनकी सेल वॉल में, सेकेंडरी सेल वॉल में डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन हो गया। ये भी कंपोनेंट है, ठीक है, वैक्सी मटेरियल है। कैसे होता है ना कि आप किसी चीज के ऊपर अगर वैक्स लगा दो तो आप देखते हो वो थोड़ा सा वाटर रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है बच्चा, सेम वे में यहाँ पे वर्क करता है, डिपोजिशन थोड़ा ज्यादा है एंड दैट्स व्हाई दे आर कन्वर्टेड इनटू डेड सेल। लिग्निन सेलुलोज प्लांट टिश्यूज, मोस्ट ऑफ देम लोकेशन होगा प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे आपका सेलुलोज तो प्राइमरी लेयर से ही है, लिग्निन सेकेंडरी डिपोजिशन में आता है। सुबेरिन कॉर्क टिश्यू, अब इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कॉर्क क्या होता है। तो सिंपली आप इतना जान लो कि प्लांट में जो एक लेयर है बाहर की तरफ से थोड़ा अंदर, बाहर की तरफ बार्क होती है, अंदर फिर कॉर्क होता है। सिंपल हम बता रहे हैं, अभी हम लोग डिटेल में नहीं बात करेंगे। फिर उसके अंदर आपका जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल होता है। ठीक है, तो कॉर्क टिश्यू में सुबेरिन होता है। म्यूसिलेज ऑफ काइटिन, ये फंजाई का नेचर है। म्यूसिलेजनस सेल वॉल, ठीक है, रिलीज काइटिनस सेल वॉल, दीज आर द नेचर ऑफ फंजाई सेल वॉल। सिलिका का डिपोजिशन है, सिलिका इज मतलब आपका जो सैंड आप बोलते हो ना, सिलिसिएटेड वॉल सेल वॉल, ये होती है डाई एटम्स में, एल्गी होते हैं ये एक तरीके के, ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं इसलिए इनको प्रोटिस्टा में रखा जाता है। यू नो अबाउट द प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा इज dustbin of biological classification system, biological classification system। मैंने डस्टबिन लिखा है यहाँ पे, इट मीन्स कि आप यहाँ रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो, यहाँ पे प्लांट भी है, एनिमल भी है, फंजाई भी है, बट कंडीशन एक है,
कंडीशन ये है कि ये सभी यूकैरियोट यूनिसेलुलर होने चाहिए। अगर नहीं पता तो नोट डाउन कर लेना इस चीज को, पता है तो कोई बात। प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यू कांट डिफरेंशिएट प्रोटिस्टा ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल, प्लांट्स और फंजाई। कंडीशन ये मोनेरा यहाँ पे नहीं हो सकते क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया यूकैरियोट यूनिसेल। मोनेरा क्या होंगे? प्रोकैरियोट यूनिसेल। तो मोनेरा को छोड़ दिया जाए तो बाकी फंजाई, एनिमल, प्लांट। बट कंडीशन ये है कि सिंगल सेल होना चाहिए, तो उनको आपने प्लेस कर दिया है प्रोटिस्टा में। तो उसी तरीके से डायटम सिंगल, अब ये एल्गी, एल्गी मतलब प्लांट, प्लांट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, सिंगल सेलुलर है, कहाँ डाल दिया इनको? प्रोटिस्टा में। पेप्टाइडोग्लाइकन, बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, वहां पे म्यूरिन का डिपोजिशन होता है, म्यूरिन लेयर होती है, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। इसके लिए बहुत लोड नहीं लेना है, ये अभी आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। जस्ट राइट डाउन द नेम एंड सिंपल से एमसीक्यूज। अभी संडे को आपके टेस्ट होंगे तो हो सकता है वहां पे मैं पूछूं, क्योंकि ये नोट्स में मैंने दे दिया और मैंने बात कर ली। तो यू कैन रिलेट इट विद द नेचर एंड लोकेशन। वो नेचर क्या है उसका, उसमें सब्सटेंस, नेचर इज व्हाट, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। नेचर से अच्छा है आप लिख लेना खुद ही उसको, कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, क्या बेटा? एंड लोकेशन, तो लिग्निन और सेलुलोज की बात होगी तो प्लांट टिश्यू का मोस्टली पार्ट है लिग्निन, लिग्निफाइड एंड सेलुलोजिक। सुबेरिन कुछ सेलेक्टिव है, सुबेरिन वहां पे सुबेरिन प्रेजेंट होगा तो कॉर्ड टिश्यू। म्यूसिलेजनस और काइटिनस सेल वॉल, फंजाई। सिलिसिएटेड सेल वॉल, लिख दूं क्या मैं ये सब वर्ड जो मैं बोल रही हूँ? एक मिनट, जस्ट नोट डाउन बेटा। लिग्निन है तो इसको हम बोलेंगे लिग्निफाइड, सेलुलोज है तो उसको बोलेंगे सेलुलोजिक। क्या चीज? सेल वॉल। अब सेल वॉल हम बार बार नहीं लेंगे, ठीक है। सुबेरिन है तो लिखेंगे सुबेराइज्ड सेल वॉल, ठीक है। काइटिनस है या म्यूसिलस है तो म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेजिनस सेल वॉल एंड, और लिखा और काइटिनस सेल वॉल। सिलिका है तो सिलिसिएटेड सेल वॉल। ये अब नेम नेम इंडिकेट कर रहा है आपको कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन तो पेप्टाइडोग्लाइकन। इज इट क्लियर? सो गए क्या सब? हो ना? यहाँ स्टूडेंट कम होते जा रहे, 7 ओवर। इज इट क्लियर बेटा? ओवरडोज तो नहीं हो गया? चलो एंड करते हैं यहीं पे लेक्चर, रिवाइज करना, देन आगे कंटिन्यू कर, ठीक है। संडे को टेस्ट रहेगा, संडे के टेस्ट में सेल वॉल तक ही हम लेंगे, जितना आज पढ़ा दिया आज तक का पोर्शन टेस्ट में रहेगा। ओके बेटा, क्लियर? नाउ आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी होगी सेल वॉल के जस्ट पहले, एक्टिविटी के बाद में, तो आप होमवर्क में लिख लो। होमवर्क दिया ना एक्सरसाइज, थोड़ा सा कंटेंट हो जाता है बेटा ऐसा बोर बोर वाला, बट आप बोर नहीं हो सकते, आपको इंटरेस्ट आएगा तो मजा ही आता है। देखना ही है ना, यही तो डेप्थ है। आगे जाके डॉक्टर बनना है मतलब एक एक मसल्स और नर्व्स को जाके पढ़ना है बेटा, ये तो शुरुआत। तो होमवर्क में आप वो एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, क्या क्या उसमें से? एमसीक्यू, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, और मैंने जहां तक देखा था लॉन्ग नाम लिखा है और वो पूछा है उसके बारे में पूछा था। क्या तो क्वेश्चन था लॉन्ग में, कोई बताएगा क्या क्वेश्चन दिया हुआ था? तो था सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। सेल थ्योरी के बारे में तो आप वहां पे साइंटिस्ट वगैरह का नेम मेंशन करके उसको भी कंप्लीट कर सकते। हाँ बेटा सब कुछ, ठीक है। इसको होमवर्क कर लेना, 2 दिन में ये होमवर्क कर लेना।
2 डेज का टाइम दे रहे हैं, परसों पूछेंगे हम इसके बारे में कि होमवर्क हुआ या नहीं। और संडे टेस्ट रहेगा आपका, संडे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करिए। टाटा बाय बाय, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, देन नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन। बाय बच्चा, टेक केयर।